जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स कॉज टेकेकार्डिया वाइल इनडायरेक्ट कॉज ब्रेडिकार्डिया। ये हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक होगी बात। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी जो बुक में लिखे हुए ना मस्करीनिक टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाते हैं। क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं? दीज इफेक्ट्स इंक्लूड सीएनएस स्टिमुलेशन। ठीक है, क्योंकि मस्करीनिक रिसेप्टर्स आपके कुछ सीएनएस नर्व फाइबर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर सीएनएस स्टिमुलेशन हो सकती है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, मेयोसिस होता है, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन, यानी जो आपके बहुत ज़्यादा अगर आप दे देंगे तो सीलियरी मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से उनका स्पाज्म हो जाएगा। ओवर कॉन्ट्रैक्शन को हम स्पाज्म की तरफ ले जाते हैं, वो फिर स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज करता है। जबकि अगर किसी चीज़ की स्टिमुलेशन हो ही नहीं रही, वो एट्रोफिक जा रहा है, तो फिर फ्लैसिड पैरालिसिस होते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों में। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि आपके ब्रोंकाई के ऊपर भी मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो स्टिमुलेट होंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। दैट्स वाई वी यूज़ मेथाकोलिन इन हाइपर रिस्पॉन्सिविटी। अगर हमने चेक करनी हो पेशेंट्स की टुवर्ड्स उसके ब्रोंकाई की हाइपर सेंसिटिविटी चेक करनी हो, तो हम ये चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मस्करीनिक एगोनिस्ट को। एक्सेसिव जीआई सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, मोटिलिटी बढ़ जाती है, जेनिटो यूरिनरी मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं सारे ग्लैंड्स की, स्वेट ग्लैंड्स एंड एयरवे, जीआईटी, लैक्रिमल ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स की क्यों बढ़ती हैं? रीज़न पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या रीज़न है? स्वेट ग्लैंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे आर रिसीव सिम्पैथेटिक इनर्वेशन फ्रॉम लंबोसैक्रल फ्रॉम थोरैकोलंबर रीजन, बट स्टिल वाई वी डिस्कस देम हियर, बिकॉज वहाँ पर भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन एक्ट करती है। वहाँ पर जब भी हम कोई कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे वो वहाँ पर भी एक्ट करेगा और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और साथ में फिर वेजोडाइलेशन आ जाती है। अच्छा, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया होता है फॉलोड बाय रिफ्लेक्स टेकेकार्डिया। ठीक है, इफ़ द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज एन आईवी बोलस, तो वो ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो पहले जाके ड्रग अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स जो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़े होते हैं उन पर एक्ट करेगी। जब वो एक्ट करेगी उनके ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन के नतीजे में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है बाय द बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एंड दे कॉज रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। सो ये पूरा कंप्लीट इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, मस्करीन एंड सिमिलर अल्कलॉइड्स आर फाउंड इन सर्टन मशरूम्स, जिससे पॉइजनिंग हो सकती है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप ऑफ मशरूम पॉइजनिंग विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर आपके पास कोई पेशेंट कोलिनर्जिक ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के साथ आया है, उसके सारे ये वाले फंक्शन बढ़े होंगे, उसको डायरिया होगा, यूरिनेशन होगी, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, सीएनएस स्टिमुलेशन, ये सारे इफेक्ट्स उसके अंदर आपको नजर आएंगे। The much more dangerous and potentially lethal form of mushroom poisoning from Amanita phalloides and related species involves initial vomiting and diarrhea. बाद में उनको hepatic और renal necrosis हो जाता है severe poisoning के अंदर. It is not caused by muscarinic agonist but by amanitin and phalloid. यानी जो severe effects है ना, जिनमें diarrhea, vomiting शुरू में आता है, बाद में necrosis हो जाता है, वो दूसरे compound से होता है, muscarinic antagonist से नहीं होता. और उनमें these are basically RNA polymerase inhibitors. ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट जो ऊपर हमने बात पढ़ी ब्रेडिकार्डिया वाली इंपॉर्टेंट है, पाइलोकार्पिन से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसके जनरल एडवर्स इफेक्ट्स जो मैंने आपको बिथानिकोल के साथ भी बताए थे वो आपको पता होने चाहिए। वो सारी ड्रग्स के अंदर वो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मस्करीनिक पर्टिकुलरली, नॉट निकोटिनिक। निकोटिनिक के इफेक्ट्स फिर दूसरे हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके दो जगह प्रेजेंट हैं, गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो उसी से रिलेटेड इफेक्ट्स आएंगे। गैंग्लिया में मैंने क्योंकि बताया था मोस्टली सिंपैथेटिक पोर्शन होता है, तो सिंपैथेटिक इफेक्ट्स ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं, और स्वेट ग्लैंड के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर एंड प्ले डीपोलराइजेशन करते हैं, वहाँ पर जब एक्टिविटी बढ़ेगी निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, तो वहाँ पर फैसिकुलेशंस होती हैं और फिर पैरालिसिस होता है। ठीक है, और सीएनएस के अंदर कन्वर्जन हो सकते हैं फॉलोड बाय डिप्रेशन। निकोटिन इन स्मॉल डोजेज दैट इज वाया स्मोकिंग इज स्ट्रांगली एडिक्टिंग। इन द यूएसए वेपिंग हैज बिकम अ रिलेटिवली कॉमन मेथड ऑफ इनहेलिंग निकोटिन विच इज वेरी कॉमन हियर एज वेल। अ सोल्यूशन ऑफ निकोटिन एंड फ्लेवर एडिटिव्स इज प्लेस्ड इन अ स्पेशल सिगरेट लाइक होल्डर, और फिर उसको इलेक्ट्रिकली वो बर्न होता है और समहाउ उसको इनहेलिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे वो आपके लंग्स में अंदर जाता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और अल्टीमेटली निकोटिन ब्लड में छोटी छोटी कंसनट्रेशन के अंदर जाता रहता है। ठीक है, सो इफेक्ट्स इसके वही होते हैं जो टोबैको स्मोकर्स के होते हैं निकोटिन के, बस ये थोड़ा एडवांस और थोड़ा फैशनेबल चीज़ है। ठीक हो गया, ये हो गए हमारे जी डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं जी इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। सो इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट आर दोज एगोनिस्ट, बेसिकली ये एगोनिस्ट ही हैं, ये एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, बट रिसेप्टर की एक्टिविटी को ही बढ़ा देंगे, बट नॉट बाय बाइंडिंग थ्रू द रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स का जो हमारा एंडोजेनस लाइगेंड है उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे, विच इज़ बेसिकली एसिटाइलकोलिन। तो इनका काम है
एंडोजेनस एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन को बढ़ाना। वो ये कैसे बढ़ाते हैं? बाय इनहिबिटिंग इट्स डीजेनरेशन, उसकी जो डिग्रेडेशन है उसको इनहिबिट करके। वो डिग्रेडेशन कौन सा एंजाइम कर रहा होता है? ये भी हमने पढ़ा था, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। सो दीज ड्रग्स आर बेसिकली एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। जब वो एंजाइम इनहिबिट होगा, एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा, इट रिमेन बाइंडेड टू द रिसेप्टर एंड इट रिमेन एक्टिवेटेड द रिसेप्टर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड, जिसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। कार्बामिक एसिड एस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं। आपने इसमें ये याद रखना है, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल। जब हम एंजाइम की बात करते हैं ना, तो हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो ये जो फॉस्फोरिक एसिड वाली है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, वी विल स्टडी इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स। जबकि जो हम फार्माकोलॉजिकली यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ रिवर्सिबल। हम कभी भी एंजाइम को परमानेंटली बंद नहीं करना चाहते। सो दीज ड्रग्स आर एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें नियोस्टिग्मीन इज द प्रोटोटिपिक कार्बामेट, वेयर एज पैराथायोन एन इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड इज अ प्रोटोटिपिक ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी इरिवर्सिबल में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और रिवर्सिबल में। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इन्होंने एक एक लिखी है, आपको 3 एग्जांपल दोनों की आनी चाहिए। जो रिवर्सिबल हैं उसके अंदर नियोस्टिग्मीन, स्टिग्मीन वाली, नियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन एंड एड्रोफोनियम, ये 4 ड्रग्स के नाम आने चाहिए। और जो आपकी इरिवर्सिबल हैं उसके अंदर पैराथायोन, मेलाथायोन, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, mechanism of action। अच्छा, उसके थर्ड क्लास इज ओनली वन clinically useful member, एड्रोफोनियम इज एन अल्कोहल with a very short duration of action। its short duration of action is very very important clinically, we will discuss later। mechanism of action क्या है कि ये जो दोनों क्लासेस हैं, दे बाइंड टू कोलिनेस्ट्रेज एंड अंडरगो प्रॉम्प्ट हाइड्रोलिसिस, और ये एंजाइम को ही जो है वो एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। द अल्कोहल पोर्शन ऑफ the molecule is then released, the acidic portion is released much more slowly from the enzyme active site। जब वो एंजाइम एक्टिव साइट से उसका अल्कोहल पोर्शन एसिडिक पोर्शन रिलीज नहीं होता, वहाँ पर लगा रहता है, तो एंजाइम को जो है वो एक्टिव नहीं होने देता। ठीक है, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एंडोजेनस एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज ड्रग्स एम्पलीफाई एसिटाइलकोलिन इफेक्ट्स वेयर एवर द ट्रांसमिटर इज रिलीज। पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, दे विल इनहिबिट इट्स डिग्रेडेशन एंड एम्पलीफाई इट्स इफेक्ट्स। एड्रोफोनियम दो नॉट इन नेचर हैज सफिशिएंट अफिनिटी फॉर द एंजाइम एक्टिव साइट। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रिवर्सिबल वाला बता दिया है। जो इरिवर्सिबल होते हैं, एक तो वो ज़्यादा अर्से तक बाइंड रहते हैं और वो एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, दे फॉर्म एन एक्सट्रीमली स्टेबल फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम। आफ्टर इनिशियल हाइड्रोलिसिस द फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू इज रिलीज्ड ओवर पीरियड ऑफ डेज और वीक्स। ठीक है, तो वो वाला एंजाइम जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनहिबिट कर दिया ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो समझे ख़त्म हो गया। जब तक उसकी जगह कोई नया एंजाइम नई बॉडी बनाएगी, तो वो जगह जो है वो कंपनसेट नहीं हो सकती। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इफेक्ट्स क्या आते हैं इनके? इफेक्ट्स इनके सिमिलर हैं जो हमने डायरेक्ट एक्टिंग के पढ़े थे, वही इफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक्शन सेम है। By inhibiting cholinesterase, these agents cause an increase in the concentration, half-life and actions of acetylcholine in synapses, where acetylcholine is released physiologically। Normally जहाँ जहाँ acetylcholine release हो रहा था, इन्होंने उसके effects को prolong कर दिया। Therefore, the indirect agents have both muscarinic and nicotinic effects, क्योंकि ये receptors पैक नहीं करें, ये एसिटाइलकोलिन पैक करें। डोमिनेंट इफेक्ट्स वेरी अमंग द ऑर्गन सिस्टम्स, तो कुछ ड्रग्स हैं जो कुछ ऑर्गन्स पर वर्क करती हैं, तो हम उस हिसाब से इनके इफेक्ट्स को डोमिनेंसी में डिस्कस करते हैं। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट एक्शंस एट द अनइनर्वेटेड साइट्स। क्यों नहीं है अनइनर्वेटेड साइट्स पर इनका एक्शन? क्योंकि देखें, ये बात वैसे अंडरस्टूड है, बट अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती तो मैं आपको समझा देती हूँ उनके लिए। यहाँ से रिलीज़ होना है, ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल है और इसके अंदर एसिटाइलकोलिन है, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होना है, और यहाँ पर लेट सपोज जी ये उसका एक एंजाइम पड़ा हुआ है जिसने इसको डिग्रेड करना है, और ये रिसेप्टर है जहाँ पर इस एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना है। अब अनइनर्वेटेड रिसेप्टर का मतलब है कि ये साइनैप्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ रिसेप्टर है बट इट इज़ नॉट इनर्वेटेड बाय एनी प्री साइनैप्टिक नर्व टर्मिनल। सो अब यहाँ पर एंजाइम भी नहीं होगा। जब एंजाइम नहीं होगा तो चाहे हम वो ड्रग दे रहे हैं तो वो इधर तो एक्ट नहीं कर सकती, तो दैट्स वाई अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स के ऊपर इन ड्रग्स का कोई एक्शन नहीं होता। तो वो जो इनिशियल ब्रेडिकार्डिया और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया वाला जो इफेक्ट था वो इन ड्रग्स के अंदर नहीं मिलता। ठीक होगी बात। उसके बाद है जी where acetylcholine is not normally released like vascular endothelial cells। अच्छा, clinical uses पर आई important हैं। The clinical applications of the acetylcholinesterase inhibitors are predictable from a consideration of the organs and the diseases that benefit from an amplification of cholinergic activity। यानी वो diseases जिनमें हमें acetylcholine के levels ज़्यादा चाहिए होते हैं, हम उन diseases के अंदर इसको यूज़ करते हैं, इन ड्रग्स को। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जी दीज एप्लीकेशन समराइज इन द ड्रग समरी टेबल, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हैं, नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन, एबिनोमियम, एड्रोफोनियम। दे आर यूज्ड फार मोर ऑफन देन इन थेराप्यूटिक्स देन आर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। वो नहीं हमें चाहिए होते, because we never want to inhibit the enzyme irreversibly for always. The treatment of myasthenia gravis is especially important. अब ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आप लोगों ने कि अब ये एक नर्व टर्मिनल है प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बाइंड करना है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइलकोलिन है, ये उसका रिसेप्टर है, सॉरी एंजाइम है जिसने इसको डिग्रेड करना है, और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल के अंदर से ये एसिटाइलकोलिन जो है ये रिलीज़ हो रही है। अब माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो आपकी बॉडी खुद ही आपके बॉडी के अगेंस्ट सर्टन सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है। सो इस डिजीज़ के अंदर आपके ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ना, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाती है। लेट्स सपोज इस पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के ऊपर 100 निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे। अब जब एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं, वो लेट्स सपोज आपके 60 रिसेप्टर्स को डिग्रेड कर देती हैं। अब आपके पास 40 रिसेप्टर्स हैं जो वर्किंग कंडीशन में इस वक्त इस मोटर एंड प्लेट के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को बेसिकली टारगेट करती है इस डिजीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो क्या होता है कि आपके लेट सपोज 40 रह गए रिसेप्टर्स। अब अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे जो आपके यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया जाए कि ताकि वो जो 40 रिसेप्टर्स हैं ना, उन पर एसिटाइलकोलिन के बाइंड करने के चांसेस बढ़ जाएँ। जितनी ज़्यादा एसिटाइलकोलिन होगी वो उतने ज़्यादा रिसेप्टर्स को जो है वो अपने साथ बाइंड कर लेगी। ठीक है, सो हम ये हमारा जो है रेशनले है बिहाइंड द यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स इन माइस्थीनिया ग्रेविस। तो हम ये वाली ड्रग्स देते हैं जिससे एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होती, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं और दे बाइंड टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स दैट आर अवेलेबल एट दैट टाइम एट दैट पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रेशनले कहते हैं मकसद को, रीज़न को, क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द यूज़ ऑफ ड्रग इन दिस डिजीज़। तो ये बहुत सी डिजीज़ के अंदर, एएनएस के अंदर तो बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रेशनले ऑफ यूज़ ऑफ दिस ड्रग इन दिस कंडीशन। ठीक है, सो ये आपको हर ड्रग का जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है उनका पता होना चाहिए। जैसे पाइलोकार्पिन वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एड्रोफोनियम का इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक होगी बात, तो ये चीज़। अच्छा, अब जो मैंने रिवर्सिबल ड्रग्स आपको बताई हैं, जैसे ये सारी रिवर्सिबल हैं जो ये हाईलाइट करके लिखी हुई हैं, इनके अंदर कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। इसमें से कुछ ड्रग्स जो हैं वो टर्शरी अमाइंस हैं। अगर आपको याद हो तो टर्शरी अमाइन जो होता है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अमोनियम अमाइन है ना, वो टर्शरी अमाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो चार्ज जो चीज़ होती है ना, वो आपके लिपिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती एंड ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ ऑल्सो मेड ऑफ लिपिड। सो जो टर्शरी अमाइन होगा इन ड्रग्स में से, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। जो क्वार्टर्नरी अमाइन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टर्शरी अमाइन कर सकता है। क्वार्टर्नरी अमाइन 4 हाइड्रोजन वाला, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नहीं कर सकता। टर्शरी कर सकता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे अमोनिया है, तो आपके पास जो है वो एक ड्रग इनमें ऐसी है जो क्वार्टर्नरी अमाइन है जो नहीं कर सकती ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस, विच इज़ नियोस्टिगमीन। सो हम माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस नियोस्टिगमीन ही होती है, क्योंकि हम सीएनएस पे नहीं एक्ट करना चाहते, सो हम नियोस्टिगमीन देते हैं। जबकि जो पाइरिडोस्टिगमीन और फाइजोस्टिगमीन है, ये सीएनएस पे एक्ट करती हैं, ये सीएनएस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं। ठीक है, इसका भी एक फ़ायदा है एक और डिजीज़ के अंदर, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज माइस्थीनिया इज़ एन ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट में ऑल्सो इंक्लूड थाइमेक्टमी। हम उन एंटीबॉडीज़ जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही हैं उसको रिमूव कर दें, या हम इम्यूनोस्प्रेसेंट ड्रग्स दे दें। दिस इज़ ऑल्सो द मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट, बट वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ बाई द यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स एज वेल। अच्छा, राइवोस्टिगमीन, अकार्बामेट एंड सेवरल अदर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन अल्जाइमर्स डिजीज़। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं इस क्लास में जो हम अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये दूसरी एप्लीकेशन होगी इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की। फर्स्ट इज माइस्थीनिया ग्रेविस, देन अल्जाइमर्स डिजीज़। अच्छा, उसमें क्यों, उसमें हम वही वाली ड्रग्स यूज़ करेंगे जो सीएनएस बैरियर को क्रॉस कर रही होंगी। राइवोस्टिगमीन ये वाली नहीं यूज़ करते। अल्जाइमर्स डिजीज़ में यूज़ होने वाली ड्रग्स के नाम अलग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, टीचर पूछती हैं कौन सी ड्रग्स हैं जो हम इस ग्रुप में से अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। सो 4 ड्रग्स हैं, चारों के नाम आने चाहिए, चारों के पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। 4 ऑप्शन में चारों ड्रग्स के लिखे हो सकते हैं, एक ऑप्शन में कोई और लिखी होगी और वो पूछेंगे विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज़ एक्सेप्ट। तो अगर आपको नहीं चारों के नाम आते तो आप इसको नहीं टिक कर पाएंगे। सो कौन सी हैं वो 4 ड्रग्स? टेक्राइम, ठीक है, मैं नाम इधर लिख देती हूँ, टेक्राइम, डोनाजिपिल, राइवोस्टिगमीन जो भी हमने पढ़ी, और गैलेंटामीन।
गैलेंटामीन, ठीक है। ये 4 ड्रग्स आपको जो है वो अल्जाइमर्स के लिए याद होनी चाहिए। उसके बाद है जी, अ पोर्शन ऑफ देयर एक्शन मे बी ड्यू टू द अदर अननोन मैकेनिज्म्स, वो नहीं पता, बस हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल्दो देयर इफेक्ट्स इन द CNS एट रिकमेंडेड डोसेज आर मॉडेस्ट एंड टेम्पररी, दीज ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन दिस डेवास्टेटिंग कंडीशंस। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम एग्रीकल्चर में एज इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब जो हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पढ़े विच आर इरिवर्सिबल बेसिकली,